मेरा सपना ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि मैं जब भी सोचता हूं मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन होना चाहिए। अगर एक दिन के लिए आपको अवसर मिले कि कोई सपना पूरा करना है आपको अपना, तो जी। क्या सपना पूरा करना चाहेंगे? मैं शिक्षा उसी को कहता हूं जो आपके व्यवहार में परिवर्तन लाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश और आप देख रहे हैं अनकही बात अखिलेश के साथ। और आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो है शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर तरुणधर दीवान जी। तरुणधर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अखिलेश जी। जैसा कि आपकी जो शख्सियत है, एक शिक्षाविद के रूप में आप जाने जाते हैं, तो शिक्षा का जो काम होता है समाज को सुधारना होता है। और तो सबसे पहले तो हम आपके संघर्षों की कहानी जानना चाहेंगे कि कैसा था आपका बचपना। मैं बहुत सी सामान्य परिवार से निकला हुआ एक विद्यार्थी के रूप में रहा और मेरी पढ़ाई जो है प्राथमिक शाला और उच्चतर शाला गवर्नमेंट स्कूल में हुई। उसके बाद छत्तीसगढ़ स्कूल से मैंने 10वीं और 12वीं किया। फिर उसके बाद गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से मेरा स्नातकोत्तर है। मैंने पीजी के लिए स्नातकोत्तर के लिए फिर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। उसके बाद फिर मैंने एमटेक की पढ़ाई की है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, और पीएचडी भी किया मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। साथ में मैंने एमबीए भी किया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, और लॉ की भी पढ़ाई की। शिक्षा का इंटरेस्ट ऐसा है कि बचपन में खेल कूद में गुजरा है और घर में माता पिता की सेवा करना, उनके द्वारा जो बताए हुए कार्य करना है उन पे ज़्यादा ध्यान रहता था। थोड़ा पूजा पाठी भी था मैं बचपन से। मुझे पूजा पाठ करना और धार्मिक उसमें रहना बड़ा पसंद था। धार्मिक ग्रंथों के बारे में पढ़ना, रामायण हो गया, महाभारत, इनके बारे में सुनता आया हूँ, तो बहुत सारी कहानियाँ ऐसे याद रहती थी। और मोटिवेशनल बुक पढ़ना मुझे बहुत पसंद था कि कुछ अच्छा करें, ऐसा दिमाग में शुरू से रहता था। 12th तक तो मेरा फोकस खेल में भी खूब रहा है और पढ़ाई में भी रहा है। 12th के बाद से थोड़ा सा पढ़ाई में ज़्यादा मैंने एफर्ट किया, और फिर जब मैं स्नातकोत्तर था तभी से मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी थी। मैं एमटेक कर रहा था तब मैंने पीएससी का एग्ज़ाम दिया था, और इंटरव्यू मैंने दिया। फिर उसमें रिजल्ट आने पर मेरा सिलेक्शन हुआ पीएससी के बाद। फिर मेरी पोस्टिंग गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में हुई। उसके बाद मुझे, क्योंकि मैंने वहाँ सहायक परीक्षा नियंत्रक का कार्य किया था, तो मुझे विश्वविद्यालय अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में शासन ने मुझे एक नई जिम्मेदारी दी परीक्षा नियंत्रक के रूप में। उस समय परीक्षा नियंत्रक की वहाँ आवश्यकता भी थी, बहुत सारे चैलेंजेस भी थे और बहुत कठिन परिस्थिति थी जब मैंने ज्वाइन की। और ईश्वर की कृपा से मैंने उस सब चैलेंजेस को दूर करने का प्रयास किया और एक अच्छा वातावरण निर्मित करने का और बेहतर एग्जाम पैटर्न सेट हो, एक मॉडल सेट हो, उस पर काम किया। अभी हाल ही में आदेश आया है कि कुल सचिव शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय में मुझे दायित्व मिला है, वहाँ भी अच्छा करने का प्रयास है। बचपन से ही सपना था शिक्षाविद बनना है, या कंपटीशन की तैयारी करते हुए फिर बाद में पता चला कि नहीं अब अपने को इस लाइन में जाना है? कैसा था? बचपन में तो जैसे परिवेश में आसपास रहते हैं वैसे एक धारणा निर्मित होती है। तो बचपन में ऐसा था, खूब खेलना कूदना तो लगा रहता था और काम करना, दिन वैसा ही व्यतीत होता था। पर जब मैं 10th में जब मैं खिलाड़ी के रूप में पार्टिसिपेट कर रहा था स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलने का गवर्नमेंट की तरफ से होता था सिलेक्शन, तो था कि एक खिलाड़ी के रूप में भी जाना जाऊं। तो उधर मैंने काफ़ी मेहनत की, प्रयास किया, पर बहुत बड़ी सफलता खेल में मुझे नहीं मिली। लेकिन मैंने उस पूरे मेहनत और एफर्ट को फिर मैंने पढ़ाई में डाला। ये बताइए कि आप किस्मत को ही सब कुछ मानते हैं या कर्म को मानते हैं कि कर्म से ही किस्मत बनती है? क्या कहना है इस विषय को लेकर आप? देखिए, कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो ना भाग्य साथ देगा आपका, ना किस्मत साथ देगी। कोई भी व्यक्ति अगर कहीं उच्चतम स्तर पर पहुंचा है या उसका नाम है, फेम है, तो उसने कठोर साधना और बहुत मेहनत की है, और उसी का परिणाम होता है कि भाग्य भी साथ देने लग जाता है और ईश्वर की कृपा भी होती है। पर मेहनत उसमें उसका परसेंट बहुत ज़्यादा है। चूंकि आप एक यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं और अब बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आप पर, तो युवाओं का मार्गदर्शन कैसे करेंगे? आज का युवा जो सोशल मीडिया में उलझ कर रह गया है और बहुत सफलता का शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, तो उन्हें कैसे मोटिवेट करेंगे कि नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक प्रोसेस है? देखिए, कभी युवा जो है वो 2-3 ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसे देखकर सीखता है। एक तो अपने घर के आसपास के परिवेश से सीखता है। अगर संघर्ष है उसके घर में तो उसके पास चारा ही नहीं है मेहनत करने के सिवा। अगर वो मेहनत करेगा, अच्छा पढ़ेगा लिखेगा,
तो उसको एक नया आयाम या मंजिल मिल सकती है। दूसरा, ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी ही करे, बिजनेस में जा सकते हैं आप। विभिन्न अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ सफलता की परिभाषा अलग अलग तरीके से लगभग समान जैसी ही लगती है। अगर आप शासकीय नौकरी में जाकर उच्चतम पद को पाते हैं, अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, आपकी पहचान एक होनी चाहिए और दिमाग में सेट होना चाहिए कि मुझे देश और समाज को कुछ लौटाना है, कि मैं जहाँ बड़ा बड़ा हूँ, माता पिता मुझ पर गर्व करे, देश और समाज गर्व करे। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि मेहनत करनी चाहिए। और आज का युवा एंटरप्रेन्योरशिप को ध्यान देखता है कि मैं बिजनेस में जाऊं, पर ये सही बात है आप जो कह रहे हैं कि अधिकतर युवा अपना अधिकतम टाइम जो मोबाइल और सोशल मीडिया चैट से ग्रुपिंग है उसमें ज़्यादा देते हैं। तो उसमें अगर उनको समझ में आता है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ना दे, पर यह है कि अगर आप वहीं पे अगर अपना पूरा टाइम फोकस वहाँ पे करेंगे तो दूसरे जगह नहीं कर पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट है और आपको समझना होगा इसे कि आप चाहते क्या हैं जीवन से, आपका जीवन का क्या एक उद्देश्य है। क्योंकि हम सभी पता है सीमित अवस्था मिली है सबको, कोई बहुत ऐसा 500 साल जीने का नहीं है, 80 से 100 साल अधिकतम ही है। उसी बीच में आपको वो सारा चीज करके जाना है, तो उन चीजों को प्रायोरिटी रखकर ध्यान रखना चाहिए मुझे सब। एक शिक्षाविद के रूप में आप भारत की शिक्षा पद्धति को कैसे देखते हैं कि क्या परिवर्तन की आवश्यकता है आज की शिक्षा पद्धति में? जी, मैं शिक्षा उसी को कहता हूँ जो आपके व्यवहार में परिवर्तन लाए, साथ ही देश समाज के गौरव का विषय को आप पढ़ें और समझें। आपने ऐसी शिक्षा ली है जो समाज में परिवर्तन नहीं ला सकता, आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं है, मतलब विनम्रता नहीं है, त्याग नहीं है, और कहीं आप समाज को कुछ नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसी शिक्षा का कोई मूल्य नहीं निकलेगा। आप सीमित चीज़ों में रहेंगे, सीमित चीज़ों में नौकरी करेंगे, सिर्फ तनख्वाह लेंगे और आपका जीवन गुजर जाएगा। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपको लगेगा कि मैंने पूरा अपना जीवन इसी में निकाल दिया। तो कहीं ना कहीं आपको समाज, देश की चीज़ें, जो हमारे वैल्यूज़ हैं, जो संस्कृति है हमारी, सनातन धर्म जो चला आ रहा है और जो सनातन संस्कृति है और देश पे गौरव करने वाले जो विषय हैं, उनको लेकर भी कार्य करने की आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है। अगर एक दिन के लिए आपको अवसर मिले कि कोई सपना पूरा करना है आपको अपना, तो क्या सपना पूरा करना चाहेंगे? मेरा सपना ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि मैं जब भी सोचता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कोई भी देश समाज बढ़ता है तो एक तो स्वास्थ्य उसका अच्छा होना चाहिए, दूसरा चिकित्सा होना चाहिए। और पद आपको दायित्व को पूरा करने के लिए मिला है। ऐसा नहीं है कि आप कोई IAS हैं, कुल सचिव हैं या कोई बड़े पद पे हैं तो आप कर पाएंगे। आपके पास कोई छोटा दायित्व है, आप कहीं पे भी हैं और काम अच्छा कर रहे हैं तो भी वो गौरव का विषय रहता है। तो भगवान ऐसे जगह मुझे रखे या डाले जहाँ पे परिवर्तन कर पाऊँ और बेहतर समाज और देश को दे पाऊँ, यही इच्छा रहती है। कोई पद का ऐसा विषय कभी आया नहीं कि मुझे कोई पद मिले कि मैं गवर्नर हो जाऊं, कि मैं राष्ट्रपति हो जाऊं, कि मैं कुल सचिव हो जाऊं। बस भगवान ऐसा अवसर दे कि मैं जितनी ज़्यादा सहायता कर पाऊँ समाज में और देश की जो जनसंख्या है या अपने भाई बंधु हैं, तो एक अच्छा वातावरण निर्मित कर पाऊँ, यही उद्देश्य है। तो भारत में आपको ऐसा लगता है कि पहले गुरुकुल पद्धति थी और फिर से इस पद्धति को लाने की आवश्यकता है? हाँ, बिल्कुल लाने की आवश्यकता है। मुझे इससे ऐसा लगता है क्योंकि भारत आज का जो इंडियन वैल्यूज हैं या इंडियन नॉलेज सिस्टम है बोलते हैं, वो आज की नहीं है। हमारी पुरानी प्रथा आप देखेंगे, पुराने ग्रंथ देखेंगे या उतना देखेंगे तो वो सारे साइंटिफिक अप्रोच से लेकर, ट्रेडिशनल अप्रोच से लेकर, मेडिकल अप्रोच से सारी चीजें भरी पड़ी हैं। अब देखते हैं जर्मनी में देखेंगे संस्कृत के भाषा का ट्रांसलेशन हो रहा है, वो लोग सीख रहे हैं संस्कृत भाषा, उस ज्ञान से पूरे देश को और अपने आसपास लोगों को फायदा दे रहे हैं। जबकि वो जन्मी कहाँ है? भारत में जन्मी है, भारत में पैदा हुई है। हमारा 500 साल या इतना 5000 साल पुराना कल्चर देखेंगे तो हमने पहले ही शहर निर्मित किए हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें बनाई हैं जो आज वो चीजें उभर के आ रही, तो समझ में आ रहा है कि हमारे पुरखों ने ये सारा चीज किया है। तो इन चीजों को मुझे ऐसा लगता है कि फिर से लाना चाहिए। गुरुकुल परंपरा इसलिए होनी चाहिए कि गुरुकुल परंपरा में हमें शिक्षा के साथ साथ व्यवहार की भी शिक्षा दी जाती थी। अभी युवाओं में मैं देखता हूँ, हमें थोड़ा सा कभी कभी देखने मिलता है, ईगो का प्रॉब्लम देखने मिलता है, जो बोलते हैं उनमें घमंड देखने मिलेगा, कभी आपको ये गुस्से की पद्धति देखने की मिलेगी, हेल्पिंग नेचर देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसी शिक्षा कोई काम की नहीं जो आपको व्यवहारिक नहीं बनाती है, ऐसा मेरा मानना है। मतलब शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी आवश्यक है, अति आवश्यक है। अभी जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए कोई बहुत अपॉर्चुनिटीज मुझे नहीं दिखाई देती। हमारे यहाँ के जो भी इंजीनियर्स होते हैं मोस्टली मेट्रोज में जाके काम करते हैं। तो क्या ऐसा लगता है, एक शिक्षाविद होने के नाते मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप शिक्षाविद हैं,
कि क्या ऐसा परिवर्तन किया जाए जिससे कि हमारा जो टैलेंट है वो माइग्रेट ना हो और यहीं रहे और यहाँ के छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कार्य करे। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कभी कभी मैं भी इस बारे में चिंतन करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक मतलब एक देश का अध्ययन कर रहा था, मुझे वो परंपरा पसंद आती है, अपने यहाँ भी है। मुझे ऐसा लगता है कि क्लास 1 से या पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक बस्ता को हटाना चाहिए। जो बस्ता लेकर जाता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, कोई मैं ऑफिशियल नहीं दे रहा हूँ, पर बस्ता नहीं होना चाहिए। उसकी बजाय बच्चा जाकर वहाँ खाना खाना सीखे, अपने प्लेट्स धोना सीखे, अपने जूते मोजे पहनना सीखे, अपने स्कूल की साफ सफाई करना सीखे और व्यवहारिक शिक्षा लेना सीखे। क्योंकि व्यक्ति के अंदर जो एटीट्यूड होगा या व्यक्ति के अंदर जो गुण होंगे वो उसके शिक्षा में भी झलकेंगे, उसके व्यवहार में भी झलकेंगे। ना कि शुरू से ही पढ़ाई का उनको ज्यादा रटा दिया जाए और सारी चीजों को कराया जाए, तो कहीं ना कहीं जो मूल तत्व है वो मिस हो जाते हैं, मतलब मूल तत्व ही नहीं दिखा पड़ते उनमें। और मूल तत्व के बिना तो व्यक्ति वैसे ही है कि एक मशीन जैसा हो जाता है। दूसरा, इंजीनियर की आप बात करें, सही है। मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चा क्लास में जाता है, इन चीजों से सीखेगा, तो कार्य के साथ, काम के साथ वो शिक्षा भी ले। पुराने गुरुकुल पद्धति में आप देखेंगे कि वनों में जाते थे, लकड़ियां काटते थे, खेती करते थे, साथ में शिक्षा ग्रहण भी करते थे। तो उन्हें कभी ऐसी आवश्यकता महसूस नहीं हुई कि मैं इंजीनियरिंग करके जॉब करूंगा, क्योंकि इंजीनियरिंग में स्किल्ड होता है। आप इंजीनियरिंग में अगर स्किल्ड या आप में टैलेंट नहीं है तो वो तो सिर्फ डिग्री और पन्ना है। मैंने भी एमटेक की पढ़ाई की है, पीएचडी किया है, तो मैं इस चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि डिग्रियां घर में सजाने के पन्ने के रूप में काम आ सकती हैं, पर वास्तव में आपका जो उपयोग समाज या कंपनी जो करना चाहती है या जहाँ पे नौकरी, वो स्किल्ड का करना चाहती है। टैलेंट क्या, आप में जूझने की क्षमता कितनी है, आप में समझदारी कितनी है, अपने तकनीकी समझ कितनी है, इनसे सिलेक्शन होता है प्राइवेट जगहों पे अधिकतर। और गवर्नमेंट जगहों पे भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस आज के डेट में। मुझे ऐसा लगता है स्किल्ड होना ज्यादा जरूरी है डिग्री लेने से। समाज में देखा जा रहा है कि नैतिकता का पतन होते जा रहा है और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा और शिक्षक भी जिम्मेदार हैं। कैसा देखते हैं आप इस विषय को? बिल्कुल सही है। कहते हैं कि नेशन और कैरेक्टर है, हमेशा उसको फर्स्ट रखना चाहिए। तो नैतिक वैल्यू जो बचपने से बच्चे शुरू से ही सीखेंगे, वो चीज़ों का आपको झलकता होगा। इसीलिए मैं हमेशा कभी परिवारों में ऐसा निवेदन करने का अवसर या चर्चा करने का अवसर मिलता है तो मैं जरूर कहता हूँ कि बच्चों को प्लेट्स खाना खाने के बाद ले जाने दीजिए, अपने जो आसपास खाना गिर गए उसको साफ करने की शिक्षा दीजिए, और बताइए कि किसान अगर चावल छोड़ दे तुम एक दाना, तो भी आपको आभास होना चाहिए कि एक दाने चावल की कीमत क्या है। बच्चा जब ये सीखता है, ये लर्निंग करता है, तब वो सारी चीज़ों को एडॉप्ट करते जाता है। और उसको संस्कार होने चाहिए कि दादा हैं, दादा के साथ मुझे समय व्यतीत करना है, पिता के साथ व्यतीत करना है, समय समाज के लिए करना है। ये नहीं है कि उससे ये नहीं पता कि घर के बाहर कचरा पड़ा है तो कचरा वाला ही कचरा ले जाएगा, वो तो आपकी सहायता के लिए आ रहा है, आपको डालना है। और आपको आसपास का वातावरण भी क्लीन करना है, एक अच्छा माहौल भी करना है। तो नैतिकता तभी आएगी जब बच्चे को संस्कार और सारी चीज़ों को वो हम धीरे धीरे सिखाते जाएंगे। और वो जब हमारी भारतीय परंपरा या भारतीय ज्ञान है अगर उसमें आ जाएगा तो नैतिकता से भरपूर रहेगा। आज का जो परिवेश है और जो शिक्षा है या जो स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ जो शिक्षा ले रहे हैं उसमें मूल उद्देश्य जो है जीविकोपार्जन ही है, रह गया है। और जहां तक मैंने देखा है कि संस्कार नहीं सीख पा रहे हैं बच्चों को। सिर्फ अच्छा, पेरेंट्स भी उसमें इतना ही फोकस कर दिए बच्चों को और मनी ओरिएंटेड कर दिए कि नहीं बेटा तुमको यही करना है। तो इसके लिए किसको आप दोषी मानते हैं? समाज को मानते हैं या पेरेंट्स को मानते हैं या शिक्षा पद्धति को मानते हैं? देखिए, इसमें सभी का मिला जुला रूप है। जो भी आज हम लोगों को आउटपुट्स मिल रहे हैं उसमें घर का भी योगदान है, शिक्षकों का भी योगदान है कि क्लास से पढ़ाए और चले गए। उन्होंने जब गुरुकुल पद्धति थी, आप जिसकी बात कर रहे थे, एक एक जो गुरु थे वो एक एक बच्चे के नाम के साथ उसकी चिंता करते थे। तो ये चीज़ें अलग से उसमें फिल्टर्ड होके आती थी। बच्चा मल्टीपल रूप से, डायनेमिक रूप से और वो निकलता था जब निकलता था। तो स्कूल और कॉलेजों में भी ये प्रमुखता से ध्यान देना चाहिए कि उन चीज़ों के उनको गौरव कराएं, वैसे विषय वस्तु होनी चाहिए। जैसे एक मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं कभी कुछ महाविद्यालय में जाने का अवसर मिलता है, स्कूल में मिलता हूँ, तो देखता हूँ कि जो फॉरेन के साइंटिस्ट हैं उनके फोटोज रहते हैं। मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आर्यभट्ट को तो भी आप जाने जी, कणक को भी तो जाने जी। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो वो बच्चा जब गौरव करने लग जाता है तो इन चीजें उनमें आने लगती है। साथ में वो सीखने लग जाता है सुश्रुत ने क्या किया था, तो इतने सारे ऑपरेशन किए सुश्रुत जी ने। वही मेडिकल साइंस आप देखेंगे तो लंदन में उनकी फोटो और प्रतिमा है, लेकिन अपने यहाँ पे बच्चों को पूछो तो वो फॉरेन साइंटिस्ट के नाम लेता है। तो कहीं भी ये हमेशा दिखाई पड़ता है कि जो गर्व का विषय है वो आपके आसपास ही भरा पड़ा है, पर आयातित नहीं होना चाहिए, बाहर से आ रहा है। उन चीज़ों पे फोकस शिक्षकों को ये सिखाना होगा, ताकि नैतिक शिक्षा भी देनी होगी,
एनएसएस हो गया, एनसीसी के माध्यम से बच्चे जो जुड़े रहते हैं वो काफ़ी अच्छा, उनका मैं देखा एक अच्छा कैरेक्टर रहता है और नैतिक रहते हैं। अन्य बच्चे भी अगर वैसी चीज़ों से जुड़े तो एक थोड़ा सा एक चीज़ें निकल के आएंगी। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हालांकि इन सभी चीज़ों पहलुओं को जोड़ा गया है, हम सभी के लिए हर्ष का विषय है। तरुण जी, आपने बहुत ही रोचक और बहुत ही अच्छी जानकारियां दी हैं और मुझे लगता है कि आपका इंटरव्यू देखने के बाद जो नए बच्चे हैं उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच अखिलेश जी। मैं आपको सुनता रहता हूँ, मुझे अक्सर अच्छा भी लगता है। आप समाज में एक उदाहरण के रूप में भी हैं और हम सभी आपको सुनते और देखते रहते हैं। आप भी छत्तीसगढ़ी संस्कृति परंपरा को बढ़ा रहे हैं, यही सनातन परंपरा को कहीं कहीं प्रेजेंट करते हैं। आप ऐसे विषय उठाते हैं जो सभी की दृष्टि जाए और उससे कहीं ना कहीं समाज में सुधार और बहुत सारी पहलुओं पे हमें अच्छे देखने को मिलता है। तो हम भी आप पे गर्व करते हैं। आज मिलने का अवसर मिला है तो मैं सभी अपने दोस्तों की तरफ से, फ्रेंड्स जो आपके फॉलोअर हैं, मैं उन सबकी तरफ से आपको धन्यवाद करता हूँ। बहुत धन्यवाद।